तो देखिए हम लोग का जो हेडिंग है आज का वो क्या है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो नाम से क्लियर है, कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है? लगातार, है ना? कहीं पर छोटा हुआ नहीं रहना चाहिए, एक जैसा, है ना? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यानी चार्ज को हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे। क्लियर है? तो सुनो, जो होता है बॉडी होता है तीन टाइप का। कितना टाइप का? वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल। कितना कितना? वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल। जैसे मान लो कोई तार है। क्या है? तार। तो बताओ इसके पास सिर्फ लेंथ है, सिर्फ क्या है? क्या इसके पास ब्रेथ है, थिकनेस है? नहीं, सिर्फ इसके पास क्या है? लेंथ। तो इसको बोलेंगे वन डायमेंशनल बॉडी। क्या बोलेंगे? जैसे मान लो कोई कागज का पेज है ना, कोई पेज, उसको कहते हैं सीट। क्या कहते हैं? सीट। तो सीट हो गया टू डायमेंशनल। क्या हो गया? जैसे मान लो एक सीट है तो उसके पास लेंथ है, ब्रेथ है, थिकनेस तो नहीं है, नेग्लिजिबल है, तो उसको क्या कहेंगे? टू डायमेंशनल। क्या कहेंगे? याद रखिए, जिसके पास लेंथ रहेगा सिर्फ उसको क्या बोलेंगे? वन डायमेंशनल। जिसके पास एरिया रहेगा उसको क्या बोलेंगे? टू डायमेंशनल। और एक होता है थ्री डायमेंशनल, जिसके पास वॉल्यूम होता है। क्या होता है? वॉल्यूम। जिसके पास लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और थिकनेस भी, हाइट भी हो। क्लियर है? जैसे मान लो, इमेजिन करो ये हम बनाए, एक हम क्यूब बना रहे हैं। देखो इसके पास लेंथ है, ब्रेथ है, थिकनेस भी है। तो ये हो गया थ्री डायमेंशनल। तो थ्री डायमेंशनल है तो इसके पास क्या है? वॉल्यूम है या एरिया? वॉल्यूम। क्या है? वॉल्यूम। तो याद रखिएगा, जिसके पास सिर्फ लेंथ है उसको क्या बोलेंगे? वन डायमेंशनल बॉडी। जिसके पास एरिया उसको क्या बोलेंगे? टू डायमेंशनल बॉडी। और जिसके पास वॉल्यूम उसको क्या बोलेंगे? थ्री डायमेंशनल बॉडी। तो चार्ज को जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो तीन तरीका से कर सकते हैं। कैसे? जरा ध्यान से समझो। जैसे मान लो एक वायर, ये क्या है? वायर। ऐसा तो है नहीं, बहुत मोटा है, लेकिन इमेजिन करो ये क्या है? वायर। तो वायर में अगर चार्ज को अगर एक समान रूप से यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, पूरे इसके ऊपर फैला दें, तो सिर्फ यहाँ क्या होगा? लेंथ वाइज फैलेगा। क्या होगा? लेंथ वाइज। इसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट हेडिंग है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो चलिए समझते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है। ध्यान से देखो इधर। जैसे मान लो वो एक वायर, ये क्या है? वायर दिख रहा है? इस वायर का लेंथ कितना है? एल है। अब इस पे जो है हम चार्ज, देखो जरा सा, इस तरह करके हम चार्ज इस पर क्या किए? डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। दिख रहा है? तो जैसे यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज लिए हैं तो आपका मर्जी होता है आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देखो यहाँ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है क्या? मान लो इतना लंबाई में अगर चार्ज है 10 कूलम, तो इतना में फिर देखो 10 कूलम ही रहेगा, फिर वही रहेगा, इक्वल रहेगा। यानी इक्वल लेंथ में इक्वल चार्ज होना चाहिए, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो मान लो टोटल चार्ज कितना है? क्यू। कितना है? क्यू। तो बोलते हैं इस जो ये वायर है, इस वायर में चार्ज यानी कितना? क्यू पर यूनिट लेंथ, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज बाय उसका लेंथ, इसको क्या बोलेंगे? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है इसी को बोलते हैं क्या? लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? लैम्डा। किससे? याद रखिएगा। इसका अगर यूनिट का बात करें, ऐसा यूनिट, तो इसका ऐसा यूनिट देखो, चार्ज का क्या होता है? कूलम। और लेंथ का क्या होगा? मीटर। तो बोलो क्या होगा? कूलम पर मीटर। क्या हो गया? तो ये हो गया इसका क्या? फिगर हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, ये यूनिट हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं इसका डेफिनेशन? द चार्ज। क्या बोल सकते हैं? द चार्ज पर यूनिट लेंथ। द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नॉन एज क्या? लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोल सकते हैं उसको? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो देखो हम लोग का जो सेकेंड हेडिंग है वो क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। नाम से क्लियर है, सरफेस। सरफेस मतलब क्या है? जिसका एरिया होगा। तो ये जो है टू डायमेंशनल बॉडी के लिए। टू डायमेंशनल बॉडी जैसे मान लो कोई कागज का एक पेज हो गया, कोई सीट हो गया, है ना, तो उसके लिए है ना। तो जरा ध्यान से देखो। तो इमेजिन करो ये जो है एक क्या है? कोई सीट है, ठीक है। और इसका एरिया कितना है? ए। ये जो सीट है देखो, इसके पास लेंथ है, ब्रेथ है, एरिया होगा जरूर। तो इसका एरिया कितना है? ए। अब इस पर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जरा ध्यान से देखिए। दिख रहा है? चार्ज जो है यूनिफॉर्मली इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड।
ठीक है। तो मान लो टोटल चार्ज कितना है Q, कितना है Q। तो बोलते हैं इस जो सीट है, इस सीट पर जो चार्ज होगा Q बाय इसका क्या एरिया, क्या है एरिया। तो बोलते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, क्या बोलते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया इन्होंने सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसको डिनोट किससे करेंगे सिग्मा से, किससे सिग्मा। क्लियर है। अगर इसका यूनिट का बात करें, चार्ज का यूनिट हो गया कूलम और एरिया है, एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, क्या होगा। तो सोचो इसको ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो जरा ध्यान से देखो इसका डेफिनेशन कितना आसान है। देखो द चार्ज, क्या बोलेंगे द चार्ज पर यूनिट एरिया, द चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। आसान है। तो देखो हम लोग का तीसरा जो हेडिंग है क्या है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्या है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। नाम से क्लियर होगा यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा किस तरह होगा, लेंथ वाइज होगा, एरिया वाइज होगा या वॉल्यूम वाइज होगा, वॉल्यूम वाइज होगा, है ना। तो जरा ध्यान से देखना। तो इसके लिए हमको एक 3D बॉडी चाहिए, ऐसा बॉडी चाहिए जिसमें क्या वॉल्यूम है। जैसे मान लो स्फीयर हो, क्यूब हो, कॉन हो, ये सब क्या कहलाता है 3D बॉडी, क्या कहलाता है, क्योंकि इसके पास होता है वॉल्यूम, क्या होता है। जरा ध्यान से देखो। तो मान लो हम एक क्यूब बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं क्यूब। ये क्यूब है, ठीक है। और इस क्यूब का वॉल्यूम कितना है V, इसका वॉल्यूम कितना है V। तो इसका जो चार्ज है पूरा एकदम अंदर से पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा भरा होना चाहिए यूनिफॉर्मली, यानी इसका वॉल्यूम में पूरा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो ये देखो इस पर क्या है चार्ज, दिख रहा है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये जो है चार्ज पूरे वॉल्यूम में इसका क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चार्ज कितना है बाबू Q, कितना है। तो बोलते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इसका जो ये क्यूब है इसमें जो चार्ज था इसका वॉल्यूम, उस दोनों का रेशियो, तो इसको क्या बोलेंगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, क्या बोलेंगे चार्ज। इसका डेफिनेशन होगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय रो। इसको डिनोट कैसे करते हैं रो से। और इसका देखो यूनिट चार्ज का वो कूलम और वॉल्यूम का क्या होता है मीटर क्यूब। तो क्या होगा वो कूलम पर मीटर क्यूब। आसान है। तो सिंपल से ये क्या हो गया आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आसान है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। क्या पढ़ेंगे जो गॉस थ्योरम हम लोग पढ़े थे उसको आज हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो इसका एप्लीकेशन होगा याद रखिएगा, फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोग करेंगे कूलम्स लॉ पढ़े थे, याद है। तो उसी कूलम्स लॉ को हम लोग क्या करेंगे उससे प्रूव करेंगे, या फिर बोल सकते हैं इसी से हम लोग क्या करेंगे ऑब्टेन करेंगे। क्या करेंगे जिसको कहते हैं डिड्यूस करना। क्या बोलते हैं डिड्यूस करना, यानी डिडक्शन करेंगे किसका कूलम्स लॉ का, किससे गॉस थ्योरम से। ठीक है। तो चलिए देखिए तो हम लोग का जो हेडिंग है जरा ध्यान से देखो क्या हम लोग पढ़ने वाले एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। और इसमें फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो क्या है डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। यानी कूलम्स लॉ को हम लोग यहाँ डिड्यूस करने वाले हैं गॉस थ्योरम के हेल्प से। किससे लेकिन उससे पहले हम लोग को थोड़ा सा गॉस थ्योरम भी जान लेना होगा और कूलम्स लॉ भी जान लेना होगा। तो याद करो कूलम्स लॉ था, जैसे मान लो एक चार्ज था Q1, एक चार्ज था Q2, इसके बीच डिस्टेंस अगर R था तो फोर्स लगा था 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर। यही था कूलम्स लॉ का फार्मूला। क्लियर है। क्या कहना था फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का, और फोर्स जो निकला था यही निकला था कूलम्स लॉ। यानी इसी को हम लोग प्रूव करेंगे। क्या करेंगे प्रूव करेंगे। तो इमेजिन करो जैसे Q1 Q2 है, अगर Q1 की जगह यहाँ Q ले ले और Q2 की जगह Q0 ले ले, क्या ये हो जाएगा Q into Q0। यस सर। तो बोलो क्या ये कूलम्स लॉ रहा कि नहीं रहा। यस सर। तो भी कूलम्स लॉ रहा। तो हम लोग एक्चुअली प्रूव यही करेंगे आज। ठीक है। तो यही क्या हो गया कूलम्स लॉ। उसके बाद याद करो हम लोग जो पढ़े थे क्या गॉस थ्योरम। क्या पढ़े थे तो गॉस का कहना था कि जो फ्लक्स होगा
किसी क्लोज सरफेस से लिंक्ड जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स उस सरफेस के अंदर रखा हुआ टोटल चार्ज इनटू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो बताइए ये जो फ्लक्स था ये किसके लिए था? ओपन सरफेस के लिए, ओपन सरफेस के लिए था या क्लोज सरफेस के लिए? क्लोज सरफेस के लिए था। तो इसीलिए हम फ्लक्स का एक और फार्मूला पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ई डी ए cos थीटा, याद करो क्लोज सरफेस का। तो हम फाई की जगह ये भी लिख सकते हैं इक्वल टू q इनटू 1 बाय एप्सिलॉन। तो हम लोग ये फार्मूला लेंगे, क्लियर? तो जब भी हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे कूलम्स लॉ को, हम लोग इस फॉर्मूला सॉरी अप्लाई करेंगे गॉस थ्योरम को, तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। वही चीज है, उसी को थोड़ा एक्सपांड कर दिए, उसी को थोड़ा क्लियर कर दिए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट। तो देखते हैं पहला एप्लीकेशन, यानी हम लोग गॉस थ्योरम के हेल्प से कूलम्स लॉ को प्रूव करने वाला है, या फिर बोले तो डिड्यूस करने वाला है। तो देखो जरा ध्यान से, बहुत ही आसान है। तो मान लो ये क्या है, गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। कैसा है? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। इस सरफेस के अंदर चार्ज रखा है कितना? Q। और इस सरफेस का रेडियस कितना है? यहाँ पर पॉइंट P है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E वेक्टर। और बताओ यहाँ पर छोटा सा एरिया वेक्टर लेंगे, इधर ना होगा क्या? dA वेक्टर। लेकिन हमको प्रूव क्या करना है, वो कूलम्स लॉ। क्या करना है? तो क्या कूलम्स लॉ कभी एक चार्ज से प्रूव होगा? तो उसके लिए कितना चाहिए? 2 चार्ज। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक पॉइंट चार्ज ले लेंगे एक और, जो क्या है? Q नॉट। क्या है? Q नॉट। यानी इस पॉइंट P पर, यहाँ जो पॉइंट हम P माने थे, इस पॉइंट P पर एक और चार्ज ले लिए, क्या? Q नॉट। कोई तकलीफ? तो देखो बहुत ही आसानी से प्रूव होने वाला, तुरंत क्लियर होगा। तो स्टेप क्या है जरा समझना। तो हम लोग सबसे पहले गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, किसको? और गॉस थ्योरम को अप्लाई करके सबसे पहले इस चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगा तो इस Q नॉट चार्ज पर फोर्स निकाल लेंगे, बस निकल जाएगा। तो देखो बहुत ही आसानी से, तो जरा ध्यान से देखना। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो याद करो गॉस थ्योरम का था क्या ना, इंटीग्रेशन क्या? E cos थीटा इक्वल टू Q इनटू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई तकलीफ? तो बताओ ये जो थीटा है किसके किसके बीच एंगल है? E और DA के बीच। तो जरा ध्यान से देखो, जिधर E है उधर DA है, दोनों सेम डायरेक्शन में, कितना एंगल हो? 0 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो तो? हियर एंगल बिटवीन E vector and DA vector is 0 डिग्री। सो ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन DA cos थीटा कितना? 0 Q into 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। बोलो cos 0 वैल्यू 1। तो इंटीग्रेशन E DA cos 0 वैल्यू Q into 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू 1 हुआ। अब E को बाहर निकाल लें, क्योंकि E कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन सिर्फ क्या? क्योंकि 1 से इंटू करेंगे उतने रहेगा, इक्वल टू Q into 1 बाय एप्सिलॉन। ठीक है, यहां तक आ गया। बट जरा समझना, जब हम लोग इंटीग्रेशन DA करेंगे क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन जब DA करेंगे क्या मिलेगा? A मतलब एरिया। एरिया किसका? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, है ना? तो एरिया ऑफ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो बोलो जी ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है? तो बोलो उसका एरिया कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। इसका सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। देयरफॉर E इनटू बोलो ये है इंटीग्रेशन DA किए, A मिला, A का वैल्यू कितना मिला? 4 पाई आर। यहां रख दें तो E इनटू इसके जगह 4 पाई आर इक्वल टू Q इनटू 1 बाय। तो बोलो E इक्वल टू क्या बचा बाबू? इसको बदल ले जाएं, 1 बाय 4 Q बाय 4 पाई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर इनटू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? आ रहा समझ में? तो इसी को थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, सजा लेते हैं। तो पहले 1 लिखें, नहीं समझे? पहले 1 लिखे, उसके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, ठीक है, इनटू क्या? Q
बाय आर स्क्वायर आर स्क्वायर। इक्वेशन 1। यहां तक किसी को तकलीफ जरा सा भी? एंड अब जो है ये क्यू नॉट चार्ज पर यहां पर इस पॉइंट पी पर फोर्स कितना लगेगा वो फोर्स निकालेंगे, ठीक है? तो लिखेंगे नाउ फोर्स एक्सपीरियंस बाय पी क्यू नॉट चार्ज एट पॉइंट पी पी, यानी फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्यू नॉट चार्ज एट पॉइंट पी, यानी पॉइंट पी पर कितना फोर्स लगेगा वो, तो फोर्स एफ इक्वल टू, तो इसके लिए थोड़ा सा याद करना होगा फॉर्मूला, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट था, बोलो तो बोलो एफ बराबर क्या होगा E into Q naught क्यू इंटू ई नॉट, और इसी को नाम सॉरी क्यू नॉट इंटू ई, और इसी को नाम दिए थे फिर क्यों आई, क्या बोले थे? फिर Q naught तो बोलो फोर्स कितना हो गया क्यू नॉट इंटू ई, इक्वेशन 2। कोई तकलीफ? अब जरा समझना, ये जो E का वैल्यू यहाँ है तो इक्वेशन 1 का वैल्यू 2 में पुट करें तो लिखेंगे क्या? Putting the value of equation पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 1 in equation इन इक्वेशन 2 2। तो चलो रख दो F इक्वल टू, बोलो जी क्यू नॉट 1 इंटू ई है, ई का वैल्यू बोलो 1 by 4 pi epsilon naught 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय, r square तो इसी को अच्छे से लिख दें, पहले 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 by 4 pi epsilon naught q फिर क्यू naught इंटू by बाय, r square। तो जरा ध्यान से देखो क्या यही कूलम्स लॉ है, Yes sir। तो इसी से प्रूव हो गया। आसान है? तो देखिए कितना आसान था, कुछ नहीं किया, सबसे पहले डायग्राम बनाए, गॉस थ्योरम लगाया, गॉस थ्योरम लगा करके सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लिए, जैसे निकला फोर्स का जो फार्मूला पढ़े थे फिर क्यों है वो लगाए, ई का वैल्यू रखे आ गया। तो बाबू ये बहुत ही आसान है और बिलीव नहीं करोगे एग्जाम में ये 5 मार्क्स का पूछ देता है, ठीक है? 5 मार्क्स का पूछ देगा तो बताओ कुछ भी दम है नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और याद रखिएगा ये 5 मार्क्स का पूछा जा सकता है, क्लियर है? कम पूछता है, हर बार नहीं पूछता, लेकिन 2-3 बार इसको पूछा है, क्लियर? अब जो हम लोग सेकंड एप्लीकेशन देखने वाले हैं किसका, गॉस थ्योरम का, तो सेकंड एप्लीकेशन क्या है जरा ध्यान से देखिए, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इन्फिनिटी लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, यानी एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर लेंगे, यानी एक वायर लेंगे जो कि चार्ज होगा यूनिफॉर्म नहीं, यानी पूरे पे चार्ज एक जैसा होगा, ठीक है? और कैसा होगा? इन्फिनिटी लॉन्ग, मतलब बहुत लंबा, क्लियर है? तो इसके कारण हम कोई पॉइंट पर क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन किसका यूज करके, गॉस थ्योरम का। किसका? तो देखो बहुत ही आसान है, कुछ भी दम नहीं है, तुरंत क्लियर होता है। देखो इसका फिगर, जैसे मान लो ये क्या है बाबू, एक यूनिफॉर्म सॉरी एक क्या है, इंफिनिटी लॉन्ग वायर, क्या है? इंफिनिटी लॉन्ग। इस तरह नीचे डॉट डॉट ऊपर डॉट डॉट दे दिए हैं, इसका मतलब ऊपर बहुत दूर गया, नीचे भी बहुत दूर गया, ये इंफिनिटी लॉन्ग हो गया। और यूनिफॉर्मली चार्ज, यानी इस पर चार्ज जो है देख रहे हो यूनिफॉर्मली इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लियर है पूरे पर? तो बताओ यहाँ पर जो चार्ज है वो कैसा बटा है, लेंथ वाइज बटा है या फिर एरिया वाइज बटा है? लेंथ वाइज। तो बताओ इसका क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी? लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि लाइन में बटा है ना। तो मान लो इस वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है? कितना है? लैम्डा, क्लियर है? अब इसी वायर के कारण मान लो इससे यहां से r डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस पर? r डिस्टेंस पर यहाँ पर एक पॉइंट P है, इसी पॉइंट P पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। क्या निकालना है? लेकिन किसके कारण, अच्छा किसके हेल्प से? गॉस थ्योरम के हेल्प से। तो याद करो गॉस थ्योरम का हेल्प लेंगे तो गॉस थ्योरम किसका बात करता है, क्या कौन सरफेस का बात करता है? क्लोज सरफेस। कौन सरफेस? तो इमेजिन करो ये एक वायर है, यहाँ पर पॉइंट P पर अगर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गॉस थ्योरम के हेल्प से, तो इसको चारों तरफ से क्लोज करना होगा। क्या करना होगा? तो बताओ सिर्फ एक रिंग से अगर क्लोज करेंगे सिर्फ एक छोटा सा पार्ट होगा, तो बताओ इतना पार्ट करने के लिए हमको क्या बनाना होगा? सिलेंडर। क्या बनाना होगा? तो देखो यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस,
दिख रहा है? ये एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना, यानी एक सिलिंडर से उसको क्या कर दिया, घेर दिया, है ना। तो बोलो इस पॉइंट P पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें तो इधर होगा कितना, E वेक्टर, और छोटा सा अगर एरिया ले किधर होगा, इधर है, dA वेक्टर। कोई तकलीफ? अब जरा ध्यान से देखो, ये जो सिलेंडर है इसका रेडियस कितना है और इसका लेंथ कितना है, वो L। ठीक है, इस सिलेंडर का लेंथ L है, रेडियस कितना है R। अब चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान है। तो देखो तो समझे, बोलो जी। यस देख इधर देखिए, नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, बोलो ये पढ़े हो गॉस थ्योरम से? यस सिंपल से यही है। बोलो थीटा किसके किसके बीच एंगल है, डी और E वेक्टर और dA वेक्टर। तो बताओ E और dA दोनों सेम डायरेक्शन में कितना एंगल, 0 डिग्री। लिखेंगे यहाँ हियर एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड डी वेक्टर इज 0 0 डिग्री। ठीक है, तो बोलो सो इंटीग्रेशन E into dA cos 0 equal to q into 1 by epsilon naught। cos 0 वैल्यू 1 cos 0 वैल्यू 1 ये इसका वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो cos 0 वैल्यू 1 है, तो ये तो 1 से इंटू करेंगे इतना ही रहेगा, तो e बाहर इंटीग्रेशन इक्वल टू q into 1 by epsilon। बट जरा समझना, इंटीग्रेशन जब dA का करेंगे क्या मिलेगा, a मतलब क्या, एरिया किसका, गॉसियन सरफेस का। तो बोलो यहाँ गॉसियन सरफेस कैसा है, सिलेंडर कैसा है, तो हम लिखेंगे क्या, गॉसियन सरफेस, सिर्फ इतना लिखेंगे, गॉसियन सरफेस समझ ही रहे हैं, सिलिंड्रिकल है। तो बोलो सिलेंडर का एरिया 2 पाई RL, कितना, रेडियस R है, लेंथ L है, तो इसलिए कितना 2 पाई RL। देयरफॉर जरा ध्यान से देखना, E इंटू इस पूरे की जगह कितना होगा, 2 पाई RL इक्वल टू Q इंटू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई तकलीफ? ये तो हो गया, लेकिन बट अब जरा समझिए ध्यान से, कुछ से सिखाना चाह रहा हूं। यहाँ क्या लिए, चार्ज लिए Q, यहाँ क्या लिए, चार्ज Q। लेकिन बता क्या यहाँ चार्ज दिया है, यहाँ पर क्या दिया, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या दिया है, तो इसीलिए हमको लीनियर चार्ज डेंसिटी से चार्ज निकालना होगा। ठीक है, तो वही चीज लिखना। बट याद करो लेमडा, लेमडा यानी क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका फॉर्मूला था चार्ज पर यूनिट लेंथ, बोलो Q by L था। लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्या, Q by L। तो फिर बताओ Q इक्वल टू क्या, लैम्डा इनटू इसको इधर ले जाएंगे, तो लैम्डा इनटू देयरफॉर बोलो E इनटू, बोलो जी 2 पाई RL बराबर लैम्डा इनटू L 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा बहुत भी होशियारी जानते होगे, L से L गया। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, E चाहिए। क्या चाहिए, ई तो बोलो E बराबर क्या हो गया, बोलो लैम्डा बाय 2 पाई R इनटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। यस ठीक है, तो ये हो गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या हो गया, कितना, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये डायरेक्ट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, कैसे पूछ देगा, जरा ध्यान से देखना। बोल देगा कि इंफिनिटी लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा है, तो उससे कुछ डिस्टेंस पर, जैसे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, उस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो सिंपल से कितना होगा, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। आसान है, क्लियर है। लेकिन इसी से एक और हम आसान सा, इससे और अच्छा हम फार्मूला निकाल रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। क्या हम इसी को लिख सकते हैं, E इक्वल टू, जरा ध्यान से देखना, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R है, सेम जो ऊपर है वही लिखे हैं। ठीक है,
अगर इनटू कर दें ऊपर टू नीचे टू कोई फर्क पड़ेगा? बोलो, ऊपर टू नीचे टू कोई फर्क पड़ेगा? क्यों बताया तो एक बार ऊपर जबरदस्ती एक बार नीचे जबरदस्ती बराबर नो जबरदस्ती, क्योंकि इसको काट देंगे फिर तो वही हो जाएगा। तो देखना यहाँ क्या हो जाएगा, ए बराबर, जरा समझना, कुछ नहीं है तो ऊपर 1 है, मान सकते हैं तो 1 ले लो पहले, बाय 2 into 2 4 पाई एप्सिलॉन हो गया, इनटू 2 तो बचा ही था, लैम्डा बचा था 2 लैम्डा बाय, तो ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 पाई लैम्डा, सॉरी 2 लैम्डा बाय आर। क्लियर है? तो इस फॉर्मूला में हम क्यों लाया, उसके पीछे एक रीजन है, जरा समझना। जैसे अगर इस फॉर्मूला में रहने देते लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर रहने देते, तो क्या 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जानते हो? नहीं जानते हो। लेकिन जरा ध्यान से देखो, यहां ले आया अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो याद करो इसका वैल्यू सिखाया था 9 × 10⁹ कितना? तो इसीलिए अगर हम इस फॉर्म में ले आएंगे, इतना ले आएंगे तो इसका वैल्यू पता है, इसीलिए हम इसको ले आए। तो यहां रख देंगे 9 × 10⁹, 2 लैम्डा का जो वैल्यू दिया रहेगा वो बाय जो डिस्टेंस दिया रहेगा। तो इसलिए इस फॉर्मूला से क्या होगा, न्यूमेरिकल आसानी से बनेगा। ठीक है, ये जो है ये ठीक है, यहां तक एग्जाम में आप यहां तक भी कर सकते हैं, ज्यादातर यहीं तक लिख देना है, यहीं तक पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव में, लेकिन हम यहां तक बना दिए क्योंकि न्यूमेरिकल आसान होगा। और आप कोशिश कीजिएगा पूरा यहां तक ही बना दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं, तो आराम से हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड एप्लीकेशन कंप्लीट, और आज के लेक्चर में हम यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए।